हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला, फिज़िक्स फैकल्टी इंस्पायर एकेडमी इंदौर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स और उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में समझा। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक चीज़ समझी कि ये मोशन और ये रेस्ट, ये क्या चीज़ें हैं। फिर दोस्तों हमने डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ा मोशन का, कि भाई मोशन को हम मतलब काइनेमेटिक्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, वन डायमेंशनल डायमेंशन के हिसाब से, फिर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों हमने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रैजेक्टरी भी पढ़ाया, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रैजेक्टरी क्या होती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, फिर लास्ट लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बताया और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको समझा चुका हूं। दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है, इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। दोस्तों ये स्पीड और वेलोसिटी 9th क्लास में आप सुन चुके हो ये शब्दों को। ये क्या चीज होता है स्पीड और वेलोसिटी? देखिए टॉपिक अपना है स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। अपन सबके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। तो ये स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज है दोस्तों? स्पीड का शाब्दिक अर्थ होता है फास्टनेस, है ना, कि हाउ फास्ट द प्रोसेस इज, है ना। अभी यहां हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं दोस्तों? मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बताइए मोशन क्या होता है? मोशन इज नथिंग बट चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, इजंट इट। तो स्पीड जो है वो हमें मोशन की फास्टनेस बताता है कि वो जो मोशन हो रहा है वो कितना फास्ट है ना। हाँ, मोशन इन द मोशन मतलब क्या? मोशन मतलब क्या? चेंज इन द पोजीशन। तो पोजीशन कितना तेजी से चेंज हो रहा है ना, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर भी सर थोड़ा स्पीड और वेलोसिटी दोनों में हमें सर क्लियर कट डिफरेंशिएशन चाहिए। हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो अपन ऐसे साइड बाय साइड वो बनाते हैं और एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है ना जी। इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट अपना पहले ए पॉइंट पर था, फिर शिफ्ट होकर के बी पॉइंट पर आ गया, है ना, लाइक दिस। और ऑब्जेक्ट जो है अपना मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आता है, ठीक है। और ये अपना क्या है दोस्तों? ये जो है ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या डेल्टा आर वेक्टर, एक ही बात है ना। डिस्प्लेसमेंट को मैं डी वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं और ये, ठीक है। अच्छा, और यहां से यहां मूव करके आया तो पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस को जस्ट एस से रिप्रेजेंट करता हूं। ध्यान से सुनना, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं। घर की खेती है भाई साहब, मेरी मर्जी में ए बी सी डी जेड तक, छोटा बड़ा काका का कुछ भी रिप्रेजेंट करूं, लेकिन ठीक है, जैसे बुक्स में दिए रहते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम उनको उन्हीं चीजों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो पोजीशन दिया। एक ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन से मूव करके बी पोजीशन पर आता है, तो उसका जो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है, डिस्टेंस मतलब क्या कि टोटल पाथ लेंथ कितना है, वो डिस्टेंस कितना है दोस्तों? वो डिस्टेंस है s। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ इज डी वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू मस्ट रिमेंबर। इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें देखना है कि फास्टनेस को बताने वाले वो दो टर्म, नंबर वन इज स्पीड, है ना, और नंबर टू इज वेलोसिटी, है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। तो स्पीड जो है दोस्तों ये क्या चीज है, मेरी बात ध्यान से समझना। स्पीड को दोस्तों हम जस्ट v से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी को v वेक्टर से। अरे वेक्टर लग जाने से क्या हो गया, मतलब इट इज अ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? सो स्पीड कितना हुआ दोस्तों? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आई बात? मतलब पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस वो कवर कर पा रहे हैं, दैट इज स्पीड। क्लियर है? मैं यूं कहूं इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है दोस्तों? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोस्तों यदि मैं स्पीड के बारे में कहूं तो स्पीड की डेफिनेशन, अच्छी वाली डेफिनेशन अपन उसको कैसे कहेंगे कि इट इज बेसिकली कि कितना तेजी से
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, दैट इज स्पीड। क्लियर है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों का यूनिट दोस्तों देखो, दोनों का ही यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है ना, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट दोस्तों मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ या ना, मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों डायमेंशन जो होगा दोनों का क्या होगा दोस्तों, एल टी माइनस वन, और m क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। इसका भी क्या होगा, सेम टू सेम m0 l1 t माइनस 1, है ना, लेंथ पर यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड जो है दोस्तों वो कितना तेजी से, है ना, क्या चेंज हो रहा है, वो कितना तेजी से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रैवल किया, वो पाथ कितना तेजी से चेंज हो रहा है, इसका फास्टनेस का एहसास हमें कौन कराएगा दोस्तों, स्पीड। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना तेजी से बढ़ रहा है या कितना तेजी से चेंज हो रहा है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या है दोस्तों, वेलोसिटी। दोनों में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे भाई साहब, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगा, और ये कैसा है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात, ये स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों क्या बताते हैं दोस्तों, दे रिप्रेजेंट्स फास्टनेस ऑफ मोशन, दे रिप्रेजेंट्स फास्टनेस ऑफ मोशन, कि कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो बेसिकली स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात है। अब दोस्तों ये स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैं यूनिफॉर्म मोशन को बीच में यहां पर लाना चाहता हूं। अब मेरी बात समझना, एक बार फिर से यूनिफॉर्म मोशन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मुझे बताइए कि यूनिफॉर्म मोशन आपको क्या पता है इसके बारे में। मैं लास्ट लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता दिया था। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। अरे क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी। दोस्तों वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिसन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो भी होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मुझे बताओ। एक तो होता है क्या चीज, मैग्नीट्यूड, है ना, और दूसरा होता है डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि लेट्स से वेलोसिटी है अपना 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। व्हाट डज इट मीन, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ये एक सेकंड में कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज 3 मीटर्स। एक सेकंड में 3 मीटर कवर करता है, इतना फास्ट चल रहा है। और किस दिशा में चल रही है ये बात, किस डायरेक्शन में ये बात चल रही है, इट इज एन एक्स एक्सिस मींस आई कैप, है ना। और यदि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोस्तों डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। समझ में आई बात, मतलब लिसन केयरफुली। यदि ये ऑब्जेक्ट दोस्तों यहां पर ड्रॉ करता हूं, यदि ये ऑब्जेक्ट v वेक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इट विल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आई बात, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन इज कांस्टेंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मतलब यदि मान लो इसका 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इसका मतलब एक सेकंड में 3 मीटर चल जाता, फिर एक सेकंड में फिर 3 मीटर, फिर एक सेकंड में फिर 3 मीटर। समझ में आया कि नहीं, अरे क्लियर है। सो यूनिफॉर्म मोशन को यहां पर मैं बीच में ला रहा हूं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट द मोशन डायरेक्शन तो सेम है ही, साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मुझे बताओ, यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से यहां की बात करूं, लेट्स से ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, तो मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस भी इतना है और सेम टू सेम यही डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आई बात, मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे रे, बराबर।
समझ में आई बात? हाँ, एक डिफरेंस तो है सर, बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है बट डिस्टेंस में नहीं होता है। तो कुल मिला के यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, बट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। मेरी बात समझना, यहां से यहां मान लो ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव करा तो 5 मीटर आई क्या, ये क्या है दोस्तों, इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सिर्फ 5 मीटर। समझ में आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड वाइज बोथ विल बी सेम। अरे समझ में आया ना, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ विल बी सेम, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो सीधी सी बात है। अच्छा, यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो मुझे बताओ दोनों को मैं यदि टाइम से डिवाइड कर दूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड। अरे हाँ या ना, स्पीड मतलब v, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, दोनों तरफ tt से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसको बताएगा, स्पीड को बताएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, स्पीड वेलोसिटी बराबर है। समझ में आता है क्या? अरे बोलो। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हम एक चीज बताएंगे, इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इन दैट केस क्या, इन दैट केस अपने को ये बात समझ में आएगी कि यार दो अलग अलग चीजें हैं, है ना, मतलब वेलोसिटी हर पल 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 बदल रही है। तो मैं एवरेज निकाल लूं शुरू से लास्ट तक का, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख लूं। दोस्तों मैं डिटेल में फिर बात करूंगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे, बट जस्ट अभी थोड़ा सा इंसाइट देने के लिए, अभी हम यूनिफॉर्म ही पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन एवरेज और इंस्टेंटेनियस मतलब ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां गया, लेट्स से इधर में जो दिख रहा है ए पॉइंट से उठ करके बी पॉइंट तक गया। समझ में आई बात? तो थ्रू आउट द मोशन यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो भाई साहब एवरेज वेलोसिटी भी उतना ही रहेगा। अबे एवरेज भी उतना ही आएगा ना, अबे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकंड का 3 मीटर पर सेकंड ही रहा। तो थ्रू आउट द मोशन एवरेज भी निकाल लोगे तो भी 3 मीटर पर सेकंड ही आएगा। अरे हाँ या ना? तो थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम ए टू बी velocity will remain same. So if we calculate the average velocity for the whole motion, then we will get the same velocity, that is 3 meter per second. Okay. Other than this average velocity, if I ask you, please tell me velocity of this object at any instant t in between A and B. मतलब A और B के बीच में किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरे को आप वेलोसिटी बताओ, देन व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, आई एम आस्किंग फॉर नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अरे भाई साहब, मोशन किस टाइप का है, यूनिफॉर्म। आप एवरेज निकालो या किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करो, वेलोसिटी विल रिमेन सेम, बिकॉज मोशन का नाम ही क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर दिस मोशन instantaneous velocity and average velocity and instantaneous velocity all are same. समझ में आई बात? because type of motion is uniform motion. समझ में आई बात? तो यूनिफॉर्म मोशन बड़ा सुलझा हुआ मोशन है दोस्तों, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही फॉर्मूला काम आता है ना भाई। यदि आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यदि आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और मोर और लेस जो है दोनों होंगे सेम ही। समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड वाइज जो वेलोसिटी होएगा उसी का मैग्नीट्यूड स्पीड आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? यही एक फॉर्मूला यहाँ पर अपने को काम आते हैं। तो देखिए इतने सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। यूनिफॉर्म मोशन है तो वो फॉर श्योर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, क्लियर है। फिर जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों बराबर होंगे। फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस सब बराबर होंगे। समझ में आता है कि नहीं रे? क्लियर है? बिल्कुल भेजा क्लियर। अब दोस्तों अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। क्या दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल, अरे जो कांस्टेंट ना हो। तो बताओ वेरिएबल क्या है यहां पर? वेलोसिटी इज नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। अब मुझे बताओ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, है ना। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब मेरी बात समझना, वेलोसिटी दो कंपोनेंट का बना हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई भी बदला, अरे मान लो लेट से सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, तो भी मोशन किस टाइप का होगा? तो भी मोशन किस टाइप का? नॉन यूनिफॉर्म टाइप का। और यदि मैग्नीट्यूड बदल रहा है सिर्फ, तो किस टाइप का होगा? तो भी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब दोनों में से कोई भी कंपोनेंट यदि चेंज हो तो दोनों ही केस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब लिसन केयरफुली कि लेट से सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर है। और अभी उसका वेलोसिटी मान लो v1 इज इक्वल टू है 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। थोड़ी देर बाद जाके उसका जो वेलोसिटी बदल कर कितना हो गया, मेरी बात समझना, 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो मुझे बताओ इस ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ? बताओ इस ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। पहले कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले 1 सेकेंड में सिर्फ 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, और अब कितना हो रहा है? 5। 1 सेकेंड में 5 मीटर वो मूव कर जा रहा है। लेकिन दोनों ही केस में किस दिशा में मूव कर रहा था वो? आई कैप। मतलब इन बोथ द केसेस ए एंड बी डायरेक्शन इज कांस्टेंट। सो पहला वाला एग्जांपल, सो दिस इज आल्सो which kind of motion? This is also non-uniform motion. Clear है? And second component of our velocity is direction. Direction. So what about direction? Direction मेरी बात समझना, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा. Let's take an example of a circular motion. Clear है? ये आइसन है ना, circular motion. Let's take an example of circular motion. There is an object which is moving. Okay. So which is moving this way. Okay. सो एंटी क्लॉकवाइज। सो ये इस टाइप से है, और यहां पर मान लो इसकी वेलोसिटी है दोस्तों, मेरी बात समझना, 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, है ना। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से पहुंच जाता है बी पॉइंट पर, और उसकी वेलोसिटी, हमेशा याद रखना, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल इन सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंशियल। अबे मान लो मैं धागा बांध के घुमा रहा हूं और एकदम से धागा काट दूं, तो भाई वो गोल गोल थोड़ी घूमता रहेगा, वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा आगे। अरे हाँ, है ना, प्रैक्टिकल चीज है भाई। तो वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो यहां देखिए वेलोसिटी पहला ए पॉइंट पर था 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और सेकेंड वाले पॉइंट पर जा करके जो है v2 क्या हो गया दोस्तों? v2 बिकम्स लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो मुझे बताइए, पहले वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ था, मैग्नीट्यूड था 3 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन इज आई कैप, बट इन केस ऑफ पॉइंट बी velocity becomes, that magnitude remains same, that is 3 meter per second, but direction changes from I cap to J cap. In this case also the motion, the type of motion is non-uniform motion. Clear है? और फिर से हमें ये डायरेक्शन चेंज होने वाला जो है, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, और 2 डायमेंशनल मोशन मैंने आपको बताया कि हम एक सेपरेट पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरी बात समझना, फिलहाल हम सिर्फ कौन से केसेस को डिस्कस कर रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलने वाला है। क्लियर है? क्या बदलने वाला है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलने वाला है। मतलब हम क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड बदलने का मतलब डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम का मतलब द ऑब्जेक्ट स्टिल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है? ऑब्जेक्ट जो है अपना फिर भी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, जस्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बदल रहा है। क्लियर है? सिर्फ उसका क्या बदल रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो दोस्तों हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फिलहाल मतलब इतना है। मैंने आपको ये बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है जिसमें डायरेक्शन चेंजेस होते हैं, बट हम डायरेक्शन चेंजेस वाली बात अभी नहीं करेंगे। अभी हम मोशन, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो 1 डायमेंशनल मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन में यदि हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिया, then motion will not remain a straight line motion or 1 dimensional motion. Clear? Okay.
So velocity is not constant here, and what component of velocity is changing? It is magnitude only. Okay, so magnitude change हो रहा है, मतलब दोस्तों एक x और y एक्सिस लेके इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं. This is x axis and this is y axis. Clear है? This is x axis and this is y axis, and point is moving from this point A to this point, this is B. Okay? और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट लेट्स से ऐसा पाथ फॉलो करके मूव कर रहे हैं, एंड थ्रू आउट द मोशन क्या हो रहा है कि पार्टिकल का डायरेक्शन जो है मान लो सेम है ना, ओके, बट वेलोसिटी हर पल, अच्छा रुक जाओ, इसको स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं ना एक्स वाई में, लेट्स से दिस इज लाइक दिस इज ए और मूव करके इधर जा रहा है बी, है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर सिर्फ हम किसको चेंज करने वाले हैं, सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाले हैं, हम अभी डायरेक्शन के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे. ओके, डायरेक्शन वाली चीज़ें मैं आपको बता दूंगा फिर से, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं, आप ऐसा सोच लो कि बाप रे ऐसा डायरेक्शन चेंज होगा तो सर्कुलर मोशन अलग से कोई चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से क्लियर कर दूंगा. ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है. तो फिर लेट्स से कि वेलोसिटी पहले इस पॉइंट पर v1 थी, इस पॉइंट पर v2, इस पॉइंट पर v3, इस पॉइंट पर पहुंच के v4 हो गई, इस पॉइंट पर v5 हो गई, इस पॉइंट पर v6 और अल्टीमेटली यहाँ पहुंच के v7 हो गई, है ना, v7 हो गई. मान लो ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन इज सेम बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है धीरे से कंटिन्यूसली बदल रहा है. क्लियर है? तो मैं आपसे पूछूं बेटा, आप एक बात बताओ कि इस A से B तक ऑब्जेक्ट ने जो मोशन किया है, मुझे इसका वेलोसिटी बताइए, है ना, मुझे इसका वेलोसिटी बताइए. तो आप बोलोगे सर आई हैव ए लिटिल डाउट, सर जस्ट 2 seconds बिफोर यू सेड दैट वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. तो सर आप हमें कौन सा वेलोसिटी पूछ रहे हो, आप हमसे कौन सा वेलोसिटी पूछ रहे हो, है ना, आप हमसे लेट्स से ये टाइम t1 के लिए था, ये t2 के लिए था, ये t3 के लिए था, ये t4 और ये t5 और t6 और ये t7 के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी मान लो दिया हुआ. तो आप पूछोगे सर आप हमसे थोड़ा अजीब सवाल पूछ रहे हो, आप हमको ये पूछो कि किस इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए आपको, है ना, किस इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए. तो मैं आपको बोलूं कि बेटा चल बता t4 सेकेंड पर, t4 टाइम पर मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी. तो आप क्या बोलोगे सर v4. अरे हाँ या ना, अब सटीक आंसर आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने सवाल सटीक पूछा. सो वेलोसिटी, लिसन टू मी, वेलोसिटी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. या तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, है ना, और या तो फिर हम शुरू से लेके लास्ट तक का एवरेज वेलोसिटी की बात करें. समझ में आई बात? लिसन केयरफुली. हम यहां बात कर रहे हैं वेलोसिटी की. ओके, तो आई टोल्ड यू कि वेलोसिटी को हम यहां पर दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज चेंजिंग. अरे भाई साहब, यदि यूनिफॉर्म मोशन जब था तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज की जरूरत ही नहीं थी, दोनों बराबर थे. लेकिन अभी नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो अब हमारे पास हर पल वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो हमको फिर यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा, हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. वी आर लुकिंग फॉर ईदर एवरेज, है ना, तो हम यहां बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, या तो फिर हम बात करेंगे यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में. ओके, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे, है ना. तो भाई इस एग्जांपल को ध्यान में रख के यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, है ना, लिसन, यदि मुझे यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस पता हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पता हो, है ना, लेट मेरे को मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता है, ये डी वेक्टर, है ना, मान लो. तो मैं यदि समझना यदि मैं ध्यान से सुनना यहां पर, है ना, यदि मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां से यहां लगने वाला टोटल टाइम, यहां से यहां तक टोटल लगने वाला टाइम, और जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन दैट टाइम. समझ में आई बात? तो यहां मेरे को क्या मिलेगा, लिसन, ध्यान से सुनना बहुत केयरफुली. हाँ, यहां बढ़िया सा मतलब
ऐसा कोई भारी भरकम चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है। मैंने क्या निकाला कि टोटल यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ था, दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया, तो मेरे को यहाँ एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अरे हाँ या ना? इसका मतलब, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना ध्यान से सुनना प्लीज। इसका मतलब यदि मैं इस एवरेज वेलोसिटी से इतने टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज वेलोसिटी से टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मेरे को सेम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज प्लीज, बी केयरफुल। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक टोटल टाइम यदि टी लगता है ना, और वो पहले v1 स्पीड से चलता है वेलोसिटी से, फिर v2 वेलोसिटी से, फिर v3 वेलोसिटी से, फिर v4 वेलोसिटी, फिर v5, और टोटल मिला के कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? d वेक्टर, d डिस्प्लेसमेंट वहां से यहां तक कवर करता है। लेकिन यदि मैं यहां से यहां तक के मोशन को, यदि मैं यहां से यहां तक के मोशन के दौरान यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को v एवरेज वेलोसिटी से चलाऊं, तो भी वो t टाइम में डी डिस्प्लेसमेंट ही कवर करेगा। नहीं बात समझ में आई? एवरेज वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस एक बार फिर सुनो। मैं क्या कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 7 अलग अलग वेलोसिटीज पे से चल के गया। पहले v1 था, v2 से लेकर v7 तक वेलोसिटी से था, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा था। और टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा? d। और यदि मैं उसी ऑब्जेक्ट को टी टाइम के लिए v एवरेज से चला दूं, v एवरेज वेलोसिटी से चला दूं, है ना, तो भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब बेसिकली ये v एवरेज कुछ और नहीं है, सारे वेलोसिटीज का ऑलमोस्ट एवरेज सा है, सारे वेलोसिटीज का एवरेज वेलोसिटी है। जैसे लेट से मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी पहले 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 7 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रहा था। और बदलते बदलते अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर डिस्टेंस चल लिया, मान लो 50 मीटर डिस्टेंस चल लिया, क्लियर है। और वहीं कितने सेकंड में? मान लो 10 सेकंड में, मान लो, अभी मैं ऐसा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर, ऐसा करके अलग अलग वेलोसिटी से चलने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 10 सेकंड में 50 मीटर चल लिया, ठीक है। और यदि मैं उसी ऑब्जेक्ट को इतने अलग अलग वेलोसिटी से चलाने की बजाय मैं सीधे 4 मीटर पर सेकंड से उसको मैं घुमा दूं, मूव करा दूं, तो सॉरी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करा दूं, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करा दूं, तो 10 सेकंड में वो कितना कवर कर लेगा? बताओ, कर लेगा 50 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? तो दैट 5 मीटर पर सेकंड इज एवरेज वेलोसिटी, दैट 5 मीटर पर सेकंड इज एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन बिटवीन ए टू बी। अरे समझ में आया क्या? सो एवरेज मतलब वो वेलोसिटी जिससे मूव करा दूं सेम टाइम के लिए उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि उसने पहले किया था विद डिफरेंट वेलोसिटीज। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, फिर से रिवाइंड जाओ और फिर एक बार देखो, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप सो। ओके, स्टिल यदि आपको डाउट आता है तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, मैं आपको वहां पर बिल्कुल रिप्लाई करूंगा फटाफट से और आपके आंसर करूंगा। ओके, चलिए, तो यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी कुछ और नहीं है, कितनी भी 10 अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा हो, वी डोंट केयर, जस्ट इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। एंड अदर देन दिस वी हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि हम किस पर्टिकुलर इंस्टेंट के वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की बात करें। तो लेट्स से मैं यहाँ पर बात करूँ इस t3 टाइम पे, है ना, इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन पे, लेट्स से मैं यहाँ पर dt, तो यहाँ पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो हमें पता करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, है ना, तो dt टाइमिंग पे, है ना, मतलब हमको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं तो t3 टाइम पर वेलोसिटी क्या था दोस्तों? v3। तो दैट v3 इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t3। समझ में आया कि नहीं? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, कि दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना है वेलोसिटी। समझ में आता है क्या आपको अच्छे से? चलिए,
दोस्तों यहाँ पर इंस्टेंटेनियस थोड़ा खत्म नहीं होता, यहाँ पर एक बात और इंस्टेंटेनियस पे, दोस्तों इंस्टेंटेनियस पे बात समझना जरा, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कवर करता है अपना बॉडी, दैट इज वेलोसिटी। अरे हाँ या ना। अब मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं, लिसन टू मी केयरफुली, है ना, बस एक चीज छोटा सा और, यदि मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है और दैट टाइम मैं डिवाइड कर दूं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर किया पर यूनिट टाइम, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसीलिए इसको मैं बोलूंगा dx वेक्टर। dx वेक्टर क्या है दोस्तों? उस पर्टिकुलर dt टाइम इंटरवल पर, अरे उस छोटे से टाइम इंटरवल पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx बाय dt, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। समझ में आई बात, है ना। तो क्या है रेट ऑफ, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन यदि मुझे लिखना हुआ तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखूंगा वेलोसिटी की डेफिनेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर मैं छोटा छोटा सा बना के स्पेस बना के एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ। हाँ, सो व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट इसको मैं ऐसा कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, कि पार्टिकल की अबे जो पोजीशन बदलेगी वही पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अरे हाँ या ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बेसिकली, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। और ये क्या है दोस्तों? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो, दैट इज स्पीड, एंड वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। समझ में आई बात? तो थ्रू आउट द मोशन मैंने आपको ये बताया कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। मतलब जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी हर पल बदल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक का एवरेज ले लेता हूँ, या तो फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करो तो इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन दैट टाइम इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस। समझ में आता है क्या आपको? अच्छा, अब जब मैं स्पीड की बात करूंगा यहां पर दोस्तों, तो स्पीड की मैं बात करूं जब, तो स्पीड में भी सेम स्टोरी है यार, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले एवरेज स्पीड, और यहां पर क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझना मेरी बात ध्यान से, हाँ प्लीज, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो थ्रू आउट द मोशन जैसा एवरेज वेलोसिटी था वैसा का वैसा एवरेज स्पीड भी हो जाएगा। मतलब यदि मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए, अब देखो ऊपर मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, हाँ, बिकॉज इट्स ए स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आई बात? मतलब एस बाई टी, इट इज एवरेज स्पीड, है ना। जैसे वेलोसिटी था कि अलग अलग स्पीड से भागा है ना, तो अपन ने शुरुआत से लास्ट तक का टोटल मैंने एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और बाई टाइम कर दिया, तो दैट विल बिकम एवरेज स्पीड। अब बता दोस्तों इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी इंस्टेंटेनियस। अब दोस्तों एक बात समझना, यदि मैं आपसे पूछूं, इस एग्जांपल को देखो, यदि मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों, इस t3 टाइम पर, इस पर्टिकुलर t3 टाइम पर, पर्टिकुलर छोटे से t3 टाइम, बिल्कुल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी कितनी थी, तो आप बोलोगे सर v3 आई कैप। अरे बोलोगे ना, क्योंकि x एक्सिस में मूव कर रहा है, आप क्या बोलोगे? सर v3 आई कैप है ना। और मैं पूछूं कि बता उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ v3। अरे हाँ या ना बेटा। अब एक बात बताओ कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का टुकड़ा है, जब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उस बहुत छोटे टुकड़े के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। डिस्टेंस और स्पीड दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बहुत इक्वल होंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आई बात? अरे ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है ना, इसको देखो, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है डिस्प्लेसमेंट का, बहुत छोटा सा टुकड़ा। तो बहुत छोटे से टुकड़े के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे।
समझ में आई बात? तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जब मैंने एवरेज वेलोसिटी की बात करी तो वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का टुकड़ा अपॉन टाइम, और जब मैं यहाँ एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो यहाँ मैं बात करूंगा dx/dt, dx/dt। समझ में आई बात? तो इंस्टेंटेनियस, और चूंकि ये सेम है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आई बात? क्लियर है क्या? अरे बोलने का मैंने क्या बोला, फिर से समझना एक बार, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होने वाली है, इंस्टेंट पर जो स्पीड होने वाली है वही का वही क्या होगा, वेलोसिटी, है ना? मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज सेम, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का, है ना? वेलोसिटी विल बी विद डायरेक्शन एंड स्पीड विल बी विदाउट डायरेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, और डोंट वरी, मैं आपको भी इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, अभी आपको मज़ा आ जाएगा, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट आप इतना याद रखो कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? दोनों बराबर, दिस इज अ होल स्टेटमेंट कि एट इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे हाँ या ना? बट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के साथ ऐसा नहीं होता, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये है बात, अपन ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी कर ली यहाँ पर। अब दोस्तों थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वाले सेक्शन पे तो पूरा अलग से अपन को पढ़ना है ना। इंस्टेंटेनियस वाले सेक्शन पे अपने को अभी काफ़ी सारी मेहनत करनी है ना। उस पर अपन कुछ कैलकुलस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड, वो मैं आपको कराऊंगा बाद में। फिलहाल जरा एवरेज स्पीड पर आते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का देख लो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा ऑब्जेक्ट ने, और अपॉन टाइम कर दोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक क्वेश्चन है दोस्तों एवरेज स्पीड पर बेस्ड, वो आप करो, है ना। फटाफट क्वेश्चन करो। अ पार्टिकल, हाँ क्वेश्चन लिखना साथ में मेरे फटाफट। अ पार्टिकल ट्रेवल्स with speed v1 for first half time and v2 for second half time. Calculate एवरेज स्पीड। देखो मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। ओके, तो क्वेश्चन एक बार रीड करना है और फिर सॉल्व करना है। देखो आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, एवरेज स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें फाइंड आउट करना टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना लगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, मतलब मान लो कि यहां से यहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मान लो a से लेकर के b तक, है ना, है ना। तो फर्स्ट हाफ टाइम ले लो t, सेकेंड हाफ टाइम ले लो t, तो टोटल यहां से यहां तक का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल यहां से यहां तक का टाइम हो जाएगा 2t। ठीक है, टोटल ट्रैवलिंग टाइम है 2t, आधा डिस्टेंस t, फिर ओके। अब फर्स्ट हाफ में v1 स्पीड से चलता है, सेकेंड हाफ में v2 स्पीड से चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट हाफ में v1 स्पीड से चला, सेकेंड हाफ में v2 स्पीड से चला, तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड थ्रू आउट द मोशन। तो क्या करें बताओ, टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ में तो देखो, मतलब इस पॉइंट को लेट से मैं o नाम दे देता हूं, है ना, इस पॉइंट को, तो a से लेके o तक किस स्पीड से मूव किया है, v1 से। किस स्पीड से मूव किया है, v1 से। स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। अरे हाँ या ना? तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से यहाँ मान लो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है d, है ना, यहाँ से यहाँ मान लो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है d। क्लियर है? तो d
बाय, मान लो D1 ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ D1 ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ D2 ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ कि फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, तो स्पीड क्या हो जाएगी V1 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम t, और सेकेंड हाफ में V2 कितना हो जाएगा D2 बाय t। तो मुझे बताओ पहले हाफ में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया V1 इंटू टी, दूसरे हाफ में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया V2 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे को बताओ, D1 प्लस D2 कितना हो गया, D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 मतलब क्या दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया V1t प्लस V2t। समझ में आई बात, V1t प्लस V2t। तो अपने को डिस्टेंस मिल गया V1t प्लस V2t, और टोटल टाइम कितना लगा था 2t। तो बताओ V एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल डिस्टेंस कितना आया V1t प्लस V2t बाय 2t। जब इसको हम सॉल्व करेंगे t c t कैंसिल हो गया, तो V1 प्लस V2 बाय 2, ये क्या आ गया V एवरेज। ये क्या आ गया दोस्तों V एवरेज। समझ में आई बात, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं था, समझना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन में इतना बोला है कि फर्स्ट हाफ में V1 स्पीड से चला फर्स्ट हाफ टाइम में, फिर सेकेंड हाफ टाइम में V2 स्पीड से चला। तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, और हमें अभी अभी पता चला है कि एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने फर्स्ट हाफ में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया D1 वो कैलकुलेट कर लिया V इंटू टी से, V1 इंटू टी। फिर सेकेंड हाफ में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया D2 वो हमने कैसे कैलकुलेट किया V2 इंटू टी। अरे हाँ है ना, टाइम तो दोनों का सेम है, दोनों को जोड़ दिया तो V1t प्लस V2t जो है हमें टोटल डिस्टेंस प्राप्त हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब 2t, तो हमको एवरेज मिल गया। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ एक ट्रेलर था आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, और वो कॉन्सेप्ट जानते हो क्या है? आप यहां पर एक स्पेशल बात गौर करोगे कि V1 प्लस V2 बाई 2 ये किस टाइप का, ये एक एवरेज निकाला गया है। बताओ, ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है। अरे मालूम है आपने 10th या 9th क्लास में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा। सो दिस इज नथिंग बट V1 प्लस V2 इज अर्थमेटिक मीन। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपको मालूम है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप किसी मोशन को, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना फिर लिखवा दूंगा, कि किसी मोशन को आपने बराबर बराबर टाइम इंटरवल में बांट दिया। जैसे यहां पर फर्स्ट हाफ टाइम फिर सेकेंड हाफ टाइम था कि नहीं था, तो मान लो अपन ने एक पूरा मोशन को 3 टाइम इंटरवल में बांट दिया, t/3 t/3 t/3, 4 में बांट दिया t/4 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 t/4। समझ में आई बात? तो जब भी हम किसी कंप्लीट मोशन को बराबर टाइम इंटरवल में बांटते हैं, समझना बराबर टाइम इंटरवल में बांटते हैं, और सारे अलग अलग इंटरवल में अलग अलग स्पीड से मूव किया हो, तो जो एवरेज स्पीड होगा, ध्यान से सुनना, जो एवरेज स्पीड होगा दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दी वेलोसिटीज, ऑल दी वेलोसिटीज। क्लियर है? इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा तो फिर थोड़ी क्लियर हो जाएंगी चीज, है ना। तो कंसेप्ट यहां पर क्या है कि इफ टोटल ट्रैवलिंग टाइम इज distributed in equal parts, is distributed in equal parts, then average speed is arithmetic mean of all given speeds, of all स्पीड्स। क्लियर है? देखो कैसे, यहां से यहां तक का मोशन मान लो हमने बराबर टाइम इंटरवल में बांट दिया, है ना। ये भी टाइम t, ये भी टाइम t, ये भी टाइम t, ये भी टाइम t, बराबर बराबर टाइम हो गया कि नहीं हो गया। और इस इंटरवल में V1 से भागा, इस इंटरवल में V2 से, इस इंटरवल में V3 से, इस इंटरवल में V4 से, A से लेकर के B तक भागा, तो जो एवरेज स्पीड होगा दैट विल बी अर्थमेटिक मीन, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाय 4। क्लियर है? बाय 4। सो दिस इज अर्थमेटिक मीन। के बाद समझ में आ रहे हैं आपको? दिस इज अर्थमेटिक मीन, दिस इज द कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नाउ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, सारी चीजें लिख डालनी है, हाँ, छोड़ना कुछ भी नहीं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if particle travels with, if a
travels with v1 speed for first half distance, and then v2 speed for next half distance, find out v एवरेज। क्लियर है? इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ें आप। क्या बोला है कि इस बार फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में, पहले क्या था फर्स्ट हाफ टाइम में, अरे हाँ यार, अभी यहाँ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस को बराबर बराबर बांटा गया है। क्लियर है? आओ समझते हैं स्टोरी क्या है ना। यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट जो है मूव किया। क्लियर है? तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, लेट्स से ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों 2d, है ना। तो फर्स्ट डिस्टेंस v1 से मूव किया, सेकंड डिस्टेंस v2 से मूव किया। समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना। दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। इनफैक्ट आप इन फॉर्मूलाज में दोस्तों जो अभी अभी हम लिख कर आए हैं एवरेज वेलोसिटी में, आप इसको ऐसा लिख लीजिए, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, आप बोलोगे सर क्या चेंजेस हैं? अरे चेंजेस कुछ नहीं है, बट हाँ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देन लेट्स कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। यू ऑलरेडी न्यू इट, इट इज 2d, टोटल डिस्टेंस इज 2d। अब हमें कैलकुलेट में टोटल टाइम कितना लगा, तो मुझे बताइए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में, मैं सिर्फ इस हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं अभी सिर्फ इस फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बताओ यहाँ के लिए डिस्टेंस है d, डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लो t1 लगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी v1, है ना। सेकेंड हाफ के लिए बताओ क्या हो जाएगा? सेकेंड हाफ के लिए यूनिफॉर्म मोशन है। फर्स्ट और सेकेंड हाफ आपस मतलब इंडिविजुअली एक यूनिफॉर्म मोशन है, बट होल जो है यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तभी तो हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सेकेंड हाफ में डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया है, बाय टाइम मान लो t2 लगा, तो इज इक्वल टू v2। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करने पे क्या मिलता है? हमें मिलता है यहाँ पर टाइम t1 इज इक्वल टू d बाय v1, और यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करने में मिलता है? t2 इज इक्वल टू d बाय v2। तो टोटल टाइम कितना लगा मेरे को बताओ? टोटल टाइम जो है t1 प्लस t2 मतलब d बाय v1 प्लस d बाय v2। समझ में आई बात? मतलब फर्स्ट हाफ से अपन ने टाइम कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड हाफ से टाइम कैलकुलेट कर लिया, टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो डिस्टेंस टोटल कितना है? 2d अपॉन टाइम कितना लगा? d बाय v1 प्लस d बाय v2। समझ में आता है आपको? 2d अपॉन d बाय v1 प्लस d बाय v2, लाइक दैट। और इसको हमें क्या करना है? dd कॉमन निकाल लो दोस्तों, सब जगह से d ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको क्या मिल गया दोस्तों? v एवरेज। ओके, तो मैं काम करता हूँ, v एवरेज को इधर पर ले आता हूँ, देखो v एवरेज को इधर ले आता हूँ और इस पूरे को उधर ले जाता हूँ, है ना, इस पूरे को मैं उधर ले जाता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा? देखना ध्यान से, मेरे को क्या मिलेगा? 2 बाय v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अरे दोस्तों ये क्या चीज़ है? इट इज़ नथिंग बट हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन है ये, है ना। ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था दोस्तों, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, ये किस टाइप का मीन था? अरिथमेटिक मीन था। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो हमें हार्मोनिक मीन मिला। मतलब क्या? मतलब ये दोस्तों कि यदि हमारा पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट में यदि अलग अलग वेलोसिटी से चलता है, तो हम डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं जैसा अभी हमने लगाया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हम यदि इक्वल सेगमेंट में, डिस्टेंस सेगमेंट में अलग अलग वेलोसिटी स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड हम उसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं।
समझ में आता ही क्या? ये कंसेप्ट है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, तो कंसेप्ट को आप लिख लीजिए, कंसेप्ट को आप लिख लीजिए फटाफट यहां पर। इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स विद डिस्टेंस, इफ particle travels with different speeds and cover equal distance, then average speed harmonic mean of all the given speed of all the given speeds। क्लियर है? समझ में आता है क्या? अब इसको देखो कैसे, यहां से यहां तक मान लो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक, 1 2 3 4, मान लो इतने पार्ट्स हैं, अपने 5 पार्ट्स हैं, डिस्टेंस सबका सेम है ना, सेम डिस्टेंस से पार्ट करते हैं, अलग अलग वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 एंड v5, ओके, अलग अलग। तो भाई हम कैसे निकालेंगे? तो जो v एवरेज होगा हमारा पूरा थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है, वहां पहले टाइम था तो अरिथमेटिक मीन था, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्मोनिक मीन, 5 पार्ट्स हैं तो 5 अपॉन v एवरेज is equal to 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 plus 1 by v4 plus 1 by v5, like that। समझ में आता है कि नहीं आपको? अरे बताओ, है ना? बहुत बढ़िया। तो like this, इस कंसेप्ट को आप याद रखें, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब बारी है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करने की। ओके, अब बारी है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करने की। तो हाँ जी, आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज a dog leaves trainer and runs with speed, फटाफट लिखने का, हाँ मेरे साथ में लिखते चलो, runs with speed of 40 kilometers per hour, okay, and returns back to him through the same path with speed 60 kilometers per hour, find एवरेज स्पीड ऑफ डॉग। फटाफट क्वेश्चन को करने का, वीडियो पॉज करने का, क्वेश्चन करने का, और फिर आके सॉल्यूशन देखने का। आ जाओ फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। ये लेट्स से दिस इज ट्रेनर, ओके, और दिस इज ये डॉग है ना, ये डॉगी है आपका, ओके। हाँ भैया, ऐसे ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्क्लेमर कि मेरी ड्राइंग अच्छी पहले थी, बट यार क्या करें, अब MBBS कर लो या तो ड्राइंग या दूसरी चीज़ ही कर लो तो खैर आपको ये बात बहुत जल्द समझ में आ जाएगी, पढ़ते रहो, लगे रहो, है ना। खैर सो क्या हुआ, डॉगी गया, है ना, किसी एक पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक गया, किस स्पीड से दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर वापस आए इधर पर, कितना, 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल एवरेज स्पीड कितना है, V एवरेज फाइंड आउट करना है। तो V एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, अच्छा मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, अब यार सुनो, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ये तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये तो भाई साहब है ही सही, लेकिन हम यहाँ पर क्यों ना इसको अपना ट्रिक से करें। मुझे बताओ कि यहाँ पर है क्या, कुत्ते ने जाते समय भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, आते समय भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया,
तो इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है कि नहीं? अरे हाँ है ना, इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है कि नहीं? तो जब इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट होता है तो हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे बताओ? एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर देते हैं। दो पार्ट्स हैं ना, सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं, तो 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60। समझ में आया क्या? 1/40 1/60। क्लियर है? तो बस इसको सॉल्व करने का और आंसर निकालने का। ओके सो दोस्तों एक और चीज़ मेरी बात समझना। मान लो कभी 2 की बात हो, v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 हो, मतलब सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइडेड हो, 3 नहीं, सिर्फ 2, तो फिर एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बन जाता है। इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 2/v एवरेज इज इक्वल टू, इसको ऐसे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो v एवरेज कैलकुलेट करने के लिए उसको पलटा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या है देखो, वैसे तो मैं फॉर्मूला रटने को कभी सपोर्ट नहीं करता, बट अब बात ऐसी है एक्चुअली कि इसको करने से ना कई बार कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगे, है ना। सिर्फ जब आपको हार्मोनिक मीन निकालना हो और सिर्फ 2 ही सेगमेंट्स हो, सिर्फ 2 ही वैल्यूज हों, तो डायरेक्ट 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर लोगे तो v एवरेज मिल जाएगा। तो इसको यहीं पर अप्लाई कर देते हैं फटाफट। v एवरेज कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 100, तो 2 जीरो से कट जाएंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 बचेगा। ठीक है, क्या बात समझ में आता है आपको? हाँ, कितना कैलकुलेट तो कर लो फटाफट, इसको कितना आ जाएगा? 6 4 फिर 48 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है? 48 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज योर कैलकुलेशन फॉर इट। ओके, ध्यान से देख लेना, जब 2 ही हों तो फिर फॉर्मूला v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स with speed of 10 meter per second during first 1/3 distance with speed 20 meter per second during next 1/3 distance and finally with 30 meter per second for remaining distance, find v average। है ना? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3, लास्ट 1/3, तो भाई 3 हिस्सों में बांट दिया है ना, वो भी डिस्टेंस है, तो कौन सा मीन? हार्मोनिक मीन। क्लियर है? तो हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालते हैं? 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। बस इसको सॉल्व करना है। अच्छा 2 होते तो वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, बट यहाँ पर 3 है इसीलिए हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो भाई साहब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। 10 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब दोस्तों इसमें क्या रहता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है हमें, तो हम क्या करेंगे? 3/v एवरेज इज इक्वल टू, अच्छा 10 को इधर ले आओ नीचे से उठा के, तो 30 हो जाएगा, बस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करें? ऊपर नीचे, अब कॉमन देखो, डिनोमिनेटर 6 हो सकता है, अरे हाँ या ना? तो भाई क्या करें बताओ? एक में ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देते तो नीचे 6 हो गया। इस 1/2 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 6, और 1/3 से 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा, हम किसी भी ऐसे रेशियो में ऊपर नीचे सेम मतलब किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कोई चेंजेस आता नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ऊपर नीचे 1/3 है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/6 हो जाएगा। तो टोटल मिला के बताइए, 6 3 9 2 11/6 हो जाएगा। ठीक है, तो v एवरेज हमने कैलकुलेट किया तो हमको कितना मिला? 30 × 6/6
30 इंटू 6 बाय 11 किलोमीटर से कि मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। आप चाहो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, वेरी वेरी सिंपल। हाँ, कुछ भी यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ट्रेवल्स with the speed 10 km per hour for first 10 hours. Okay, then with 30 kilometers per hour for next 20 hours, and then अच्छे से कीन ऑब्जर्वेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, क्वेश्चन लिख लो पहले। एंड देन विद 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर लास्ट 10 hours, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, समझो और फिर करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, समझो, करो, फिर सॉल्यूशन देखो। आ जाओ हम सॉल्यूशन करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट 10 आवर्स के लिए स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर 20 आवर्स के लिए स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। स्पीड कितना है दोस्तों? 30 किलोमीटर्स पर आवर। और फाइनली फॉर लास्ट 10 आवर्स इट इज 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएं, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? मतलब यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल है क्या? पहली बात तो ये देखो, डिस्टेंस तो है ही नहीं। खैर इक्वल टाइम इंटरवल 10 आवर्स फिर 20 आवर्स फिर 10। अरे यार मतलब ये बीच में 10 आवर्स है, 20 आवर्स है, सॉरी, पहला 10 का सेगमेंट है फिर 20 का है, इक्वल टाइम इंटरवल तो नहीं है। फिर क्या करें? देखो अपना जो बेसिक तरीका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो तो हर जगह वैलिड है, समझ में आई बात। बट यहाँ पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर बात करूँ तो ध्यान देना, यहाँ पर पर्टिकुलरली यदि मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में 20 आवर्स का दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकते हैं फिर इस केस में, बताओ यार। इस केस में क्या कर सकते हैं, एक काम करो, इस 20 आवर्स को 2 पार्ट में तोड़ लो, है ना। 2 पार्ट में 10 आवर का और यहाँ पर 10 आवर का। और बताओ क्या दोनों 10 आवर्स में 30 किलोमीटर ही रहेगा स्पीड उसका? तो अब बताओ कितने पार्ट होगा? 4 सेगमेंट होगा, नहीं होगा? एक तो ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये, 4 सेगमेंट है। समझ में आई बात? 4 सेगमेंट में हमें कैलकुलेट, और 4 सेगमेंट टाइम इंटरवल के हिसाब से बटे हुए हैं। समझ में आई बात? 10 आवर 10 आवर 10 आवर 10 आवर। तो जब भी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटीज होता है तो वी एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? कौन सा? अरिथमेटिक मीन। और वो कैसे करेंगे? 10 प्लस सेकेंड हाफ में 30, फिर फोर्थ में भी 30, और फिर लास्ट वाले 10 आवर में 50 बाय कितने टोटल? 4। समझ में आता है कि नहीं आता है यार? कितना सिंपल है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 120/4 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है डरावना सा, सिंपल है। बस बीच में जो 20 आवर्स, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करा, बीच के 20 आवर्स को बांट ले, और बाकी आप बेसिक मेथड से तो कर ही सकते हो। आप क्या कैलकुलेट करो? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करो अपॉन टोटल टाइम कितना है वो डिवाइड कर दो, तो यूं भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा फास्ट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। थक गए हो क्वेश्चन कर करके? बाबा अभी तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, बहुत सारे। अब देखो क्या होता है ना कि ये यार लाइव क्लासेस नहीं है अपन, मतलब जैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सेशन है, तो इसमें दोस्तों क्या है, अपन बहुत सारी मस्तियाँ नहीं कर पाते, कंटिन्यू अपन पढ़ाई कर पाते हैं। अभी रेगुलर जब हम क्लासरूम में होते हैं ना, तो क्लासरूम में लाइव लेक्चर्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, बहुत मस्तियाँ करते हैं हम, तो
बहुत सारा टाइम जो है पढ़ाई में तो जाता है, साथ में एंटरटेनमेंट भी हो जाता है थोड़ा सा। अभी ड्यूरिंग लेक्चर्स अपन यार 1 to 1 यहाँ पर हम बहुत सारी दूसरी बातें करेंगे तो वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको भी बहुत भारी भरकम लगेगा। इसीलिए थोड़ी हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ओके, सो ऐसा ना सोचो कि भाई सर इतना बोर पढ़ाते, ऐसा नहीं है। जस्ट कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो और अपन लाइव लेक्चर्स में मिलते रहेंगे, है ना। अभी बीच बीच में लाइव लेक्चर्स होते रहेंगे तो लाइव लेक्चर्स में हम मिलेंगे वहाँ पर। ओके, चलिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपको मैं कभी कभी बोलता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, तो अपने ऐप में एक सेटिंग का ऑप्शन होगा यहाँ साइड में, और सेटिंग के ऑप्शन से जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा सा आप कम कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आपको आराम आराम से सुनाई देगा, या आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो इन केस आप थोड़ा सा फास्ट करके भी सुन सकते हैं ना। ये फीचर है अभी ऐप में, तो आप उसका यूज़ कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A particle travels with speed v1 for first 1/nth part of its total distance and with speed v2 for remaining distance, find out average speed। समझ में आई बात? क्वेश्चन बड़ा सही है, पढ़ो अच्छे से। अब पार्टिकल ट्रैवल्स, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर इट्स फर्स्ट 1/nth पार्ट ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस एंड विद v2 विद रिमेनिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो इक्वल इंटरवल तो है नहीं डिस्टेंस का, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ तो बोला नहीं, ऐसा बोला फर्स्ट 1/nth। तो 1/nth है या n क्या है मुझे नहीं पता, तो हम वहाँ पर अपना दोनों फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो अभी अभी अपन पढ़ कर आए हैं, है ना। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बेसिक मेथड ही अपनाना पड़ेगा। हमें मालूम है v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेरी सिंपल, है ना। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोशन, लेट से हम स्टडी कर रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस लेट से D है, तो D/nth पार्ट, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, D माइनस D/n। समझ में आता है कि नहीं? अरे यदि पहला पार्ट D/n है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, D माइनस D/n। अरे हाँ या ना, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बताइए कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस तो D है, अच्छा, और टोटल टाइम कितना है, अच्छा, इतने से पार्ट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा बताओ, इतने से पार्ट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे हाँ या ना, अभी ये वाला फॉर्मूला तो देखो बार बार नहीं बताऊंगा यार, है ना। ये वाला फॉर्मूला, ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ना, स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ इस वाले केस में D/n बाय v1, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, D को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1/n बाय v2। समझ में आई बात? ये टाइम हो गया, ये t1 है और ये t2 है। अरे हाँ या ना, ओके। तो बताइए मेरे को, v एवरेज इज इक्वल टू क्या है, v एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है, D/n v1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, D/1 n बाय v2। अब देखिए सब जगह d कॉमन है तो d सब जगह कैंसिल हो गया। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पे 1 अपॉन बेसिकली 1/n v1 और प्लस यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1/n v2। ओके, ऐसा कुछ, दैट इज v एवरेज। तो अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। अब इसके आगे तो देखो ऐसा है कि जितना हम अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ सॉल्व करना चाहें, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा कर देता हूं मैं, हालांकि देखो इसको nv2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n v1 n माइनस 1
और अपॉन में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर V1 V2, ठीक है, एन स्क्वायर V1 V2 ऊपर ले जाओ, अपॉन के भी अपॉन में ऊपर चले जाता है, एन स्क्वायर V1 V2 अपॉन एन को कॉमन निकाल लो तो V2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन V1 माइनस एन, सॉरी है ना, इसको अपन कॉमन ले गए, इधर में से n तो इधर से V2 बचा सिर्फ, और इधर पर से क्या बचेगा दोस्तों, V2 बचा, इधर पर से क्या बचेगा, V1 n माइनस 1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो n से n स्क्वायर कैंसिल, तो n V1 V2 अपॉन, यहाँ नीचे क्या बचा, V2 प्लस n V1 माइनस V1, समझ में आती है बात, बस ये है आपका आंसर। तो मान लो कभी ऐसा वैल्यू के साथ दिया हुआ हो तो आप इसको आगे कंटिन्यू वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, तो आप पूरा सॉल्यूशन इसको देख लो, आप कैसे किया मैंने, इट्स वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। प्लीज़ आप वीडियो पॉज कर लो, ये वीडियो पॉज करो और फिर देखो, है ना, ये देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर देख लीजिए, ओके। चलो, तो अब दोस्तों लास्ट 2 क्वेश्चन ओनली, हाँ, बहुत सारा समय हो गया, अंडरस्टैंड, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा और, हाँ जी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, क्वेश्चन है अ पार्टिकल ट्रेवल्स, अच्छा क्वेश्चन, हाँ ध्यान से करना, अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 for first half distance and remaining distance is covered in 2 equal time intervals with speeds v1 and v2 respectively. Calculate average speed. क्लियर है? Calculate average speed. Particle travels, अब यहाँ पर पार्टिकल लिख लेना भाई साहब, ये पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश करो सॉल्व करने की कोशिश करो, इट्स वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। और अब मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन करता हूँ। ओके, सोल्यूशन देखो, टोटल यहाँ से यहाँ तक का मोशन, ठीक है, पहले तो इक्वल डिस्टेंस में बांटा गया है ना, मान लो ये डिस्टेंस d है तो बचा डिस्टेंस d है, तो फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल किया। अब जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है दोस्तों, है ना, उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में बांटा गया, t और t, है ना, इधर पर v1 से इधर पर v2 से। अभी क्या करें दोस्तों, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं? तो देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को पहले देखो, तो मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में क्या सिर्फ इतने से डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में बांटा गया है? तो जब भी इक्वल टाइम इंटरवल में बांटा जाता है तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो इस पॉइंट से इसको ओ नाम दे दो, तो ओ से लेके बी तक के पॉइंट का जो एवरेज स्पीड आएगा दैट विल बी अरिथमेटिक मीन, मतलब v1 प्लस v2 बाय 2। समझ में आई बात? तो O से B तक के पार्ट का एवरेज स्पीड आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पर हमको प्लीज़ इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा वैल्यूज़ अलग दी हुई है क्वेश्चन में, है ना, ये v1 है, ये v2 है और ये v3 है दोस्तों, है ना। तो हमको लास्ट जो आधा डिस्टेंस का पार्ट है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में बांटा गया है, तो मैं पूरे का एवरेज निकालूँ तो v2 प्लस v3 बाय 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सिचुएशन ऐसी है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का स्पीड है v1 और सेकेंड हाफ डिस्टेंस का स्पीड है v एवरेज, मतलब v2 प्लस v3 बाय 2। क्लियर है? अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि 2 इक्वल डिस्टेंस वाले पार्ट हैं, है ना, इधर वाला और इधर वाला 2 डिस्टेंस वाले पार्ट हैं। तो अब हम एवरेज कैसे निकालें बताओ? सो v एवरेज, अब यहाँ पर कौन सा मीन आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन हम जब 2 दिए हों तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? 2। तो पहला वाला पार्ट है v1 और दूसरा वाला पार्ट क्या है दोस्तों? v2 प्लस v3 बाय 2 डिवाइडेड बाय
है ना, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो v1 प्लस क्या हो जाएगा v2 प्लस v3 बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का दोस्तों, है ना, समझ में आया ना, 2v1 v2 अपॉन, मतलब v1 v2 मतलब फर्स्ट हाफ का v और सेकेंड हाफ का v, तो फर्स्ट हाफ का v तो v1 है, बट सेकेंड हाफ का जो v है वो v एवरेज है। समझ में आता है ना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बस इसको सॉल्व करने का ये है लोचा, 2v1, और इसको आप सॉल्व कर लो तो भाई साहब आधे से आधा कट जाएगा, है ना, यहाँ पर इस हाफ से ये हाफ कट गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आया v1 v2 प्लस v3 बाय, यहाँ पर क्या आया दोस्तों, यहाँ पर क्या आया, यहाँ से 2v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 2, तो बाय 2 ऊपर चले जाएगा। सो दिस इज योर v एवरेज। समझ में आया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो लोग थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन करके, है ना। सो दिस इज द होल क्वेश्चन। वीडियो पॉज कर लो और इसको देख लो पूरा, ठीक है। चलिए, वन एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 नाइस, वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को करो अच्छे से। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन मैं अपने क्लास में कराता था, तो मैं बच्चों को जो इस क्वेश्चन को हाथों हाथ सबसे पहले करके बताता था उसको मैं चॉकलेट खिलाता था, ठीक है। तो आप इसको करो, है ना, और आपसे हो जाए तो खुद एक चॉकलेट खा लेना। अरे यार अब क्या करूं, जब आऊँगा आपके यहाँ तो पक्का आप मुझे याद दिलाना कि सर आपने एक क्वेश्चन के लिए चॉकलेट खिलाने के लिए कहा था। डेफिनेटली मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है, बट सच सच बोलना रे, है ना। चलिए, आपको नींद की कसम। चलिए, सो क्वेश्चन देखो क्या है। एक लाइक दिस, एक ऐसा शहर है, ये ए शहर है, ये बी शहर। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो मैं उसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, जस्ट आपको समरी बताता हूँ। ए है और बी है ना, बीच में 2 पॉइंट है सी और डी, है ना। आप देखो यहाँ स्लोप बने हुए हैं, है ना, तो स्लोप में जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं गाड़ी से तो गाड़ी स्लो स्लो चलती है, बट स्लोप में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो गाड़ी तेज़ हो जाती है ना। तो ऐसा है कि जब हम वेलोसिटी अपवर्ड मूव कर रहे हैं गाड़ी से, भले ही ए से सी आ रहे हों या बी से डी आ रहे हों, जब भी हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। और जब हम प्लेन में मूव कर रहे हैं, मतलब जब हम सी से डी जा रहे हैं या डी से सी आ रहे हैं, है ना, तो हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 3 किलोमीटर्स पर आवर। और जब हम डाउन जा रहे हैं तो डाउन में स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, डाउन में स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, लाइक दिस। हम मूव करते हैं सिटी ए से सिटी बी पर, और जब हम अप मूव करते हैं तो स्पीड होता है 2 किलोमीटर पर आवर, जब हम प्लेन पे मूव करते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, और जब डाउन मूव करते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। इफ it takes 4 hours to go A to B and 6 hours to go B to A, है ना। A से B जाने में यदि 4 घंटे लगते हैं और B से A आने में यदि 6 घंटे लगते हैं, then calculate total distance between city A and B। क्लियर है? इट्स वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो अब हम इसका फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। इसका हम फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं, ध्यान से समझना ज़रा दोस्तों, है ना। सॉल्यूशन थोड़ा इधर ही पास में करते हैं, छोटे छोटे से देखने में समझ में आएगा। जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ, जब हम ए से बी, तो पहले ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, फिर डी से बी जाएंगे। जब मैं यहाँ पर पहले बात कर रहा हूँ, जब मैं अपन ए से बी मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए से बी जाने में हमें 4 घंटे लगते हैं, ए से बी जाने में, है ना, ए से बी जाने में हमें 4 घंटे का समय लगता है। तो क्या करना है, मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है x है, ये वाला डिस्टेंस y है और ये वाला डिस्टेंस z है। तो मुझे बताओ टोटल टाइम तो 4 घंटे लगे, लेकिन a से c जाने में कितना टाइम लगेगा, x बाय। अब मुझे बताओ a से b हम अब जा रहे हैं, तो अब जाने में कितनी स्पीड होती है 2, तो a से c जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है x और किस स्पीड से गए 2, प्लस जब हम प्लेन पे चल रहे हैं मतलब y पे,
तो y पे कितनी स्पीड होती है उसकी 3 किलोमीटर्स, तो y बाय 3 प्लस जब हम डाउन मूव कर रहे हैं z डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा z बाय डाउन मूव करने में 6, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 आवर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आता है क्या? तो a से b जाने में हम पहले x गए, फिर y गए, फिर z गए हुए। x को हमने 2 किलोमीटर पर आवर से मूव करा, फिर y को एंड सो ऑन। क्लियर है? फिर जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर b से a में, जब हम b से a की बात कर रहे हैं, b से a घूम करके ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम कहाँ b से d जाएंगे, d से c और c से a आएंगे। अरे हाँ या ना? तो मुझे बताओ, पहले हम z डिस्टेंस b से d ट्रेवल करेंगे, तो z डिस्टेंस हमने कितनी स्पीड से ट्रेवल करा दोस्तों, बताइए। z हमने कितनी स्पीड से ट्रेवल करा? अब जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं 2 से, प्लस जब हम प्लेन में मूव कर रहे हैं, d से c मूव कर रहे हैं, तो y बाय 3, और जब हम x डिस्टेंस मूव करें तो x बाई 6, क्योंकि इस बार हम डाउन जा रहे हैं और इसमें कितना समय लगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? अब हमें इन दोनों इक्वेशन में से सॉल्व करके टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब व्हाट वी आर फाइंडिंग x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना? तो क्या करना है दोस्तों, सबका डिनोमिनेटर सेम करूँ। तो क्या करें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, यार 6 हो सकता है कॉमन दोनों में ही, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो 3x बाय 6। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y बाय 6, और थर्ड वाले को कुछ से करने की जरूरत नहीं, तो z बाय 6 इज इक्वल टू 4। अरे हाँ या ना? ऊपर नीचे 3 से किया ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड इक्वेशन दोस्तों, इसका भी हमें 6 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3z बाय 6। y में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y बाय 3, सॉरी 2y बाय 6, आई एम सो सॉरी, प्लस z में हमें कुछ, सॉरी, और उसके बाद हमें x बाय 6, तो x में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 6 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया। अरे हाँ या ना? अब देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, 3x, मेरी बात समझना, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाऊँ तो 24 आ गया। हाँ या ना? सेकेंड इक्वेशन में 3z प्लस 2y प्लस x इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ तो 36। अरे हाँ या ना? अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, पूरा दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा। z यहां पर आ जाएगा 4z, है ना? रुको ऐसा कर लेते हैं, पहले x को ऐड कर ले, 3x और x कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, 3x और x कितना आ जाएगा 4x, प्लस y को 2 और 2 4y, प्लस z 3 और 1 4z इज इक्वल टू 24 और 36, तो कितना आ जाएगा 60। समझ में आता है बात की नहीं? कितना आ जाएगा दोस्तों 60। अब इसमें से 4 कॉमन कर लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 60 बाय 4, तो कितना आ जाएगा 12। समझ में आई बात? सो 12 किलोमीटर्स, ये क्या आ गया दोस्तों, 12 किलोमीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओ आई एम सॉरी, इट इज 15 किलोमीटर्स, आई एम सॉरी। ओके, सो दिस इज इट। और आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करके बड़ा मज़ा आया होगा। आपके शहर आऊँगा जब भी तो आपको चॉकलेट ज़रूर खिलाऊंगा, है ना? आप मुझे याद दिलवा देना। हाँ, बट नीट की कसम भी है भैया। चलिए, तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इस टॉपिक में। हमने दोस्तों स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा इन डिफरेंट सिचुएशंस। हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों की अलग अलग बात करते हैं। क्लियर है? और क्यों बात करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने एवरेज स्पीड पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, 2 कॉन्सेप्ट पढ़े आज हमने, है ना? एक तो जब हम इक्वल टाइम इंटरवल में बांटते हैं तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और जब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम इक्वल डिस्टेंस में बांटते हैं तो हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। क्लियर है? और इस पे सारे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।